Good evening, friends. This is Veer Singh Rajput from Saraswati classes, Narod. Friends, today we are going to take a new chapter. The name of that chapter is Reconstructions of Partnership Firm. Reconstruction of Partnership Firm का मतलब होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप हमारी चल रही है, उस पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है, लाभ हानि का जो अनुपात है, उस लाभ हानि के अनुपात को बदल करके नए अनुपात में सेट किया जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। First of all, we will see the definitions of this one. The first one is the meaning of reconstruction is equal to when the partners of the firm decide to change their present or running profit and loss ratio into a new ratio, then it is called reconstruction of partnership firm. क्या मतलब हुआ इसका? कि जब किसी पेड़ी या संस्था के जो पार्टनर्स हैं वो ऐसा डिसाइड करें कि उनका जो पुराना जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है, उस रेशियो में कुछ इंक्रीमेंट करके नया रेशियो सेट किया जाए, तो वो जो नया रेशियो सेट करने की जो प्रोसेस होगी, इसे हम क्या कहेंगे? साझेदारी पेड़ी का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। राइट, अब रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट। वो क्या क्या कारण है उनके बारे में हम ध्यान से देख लें। पहला, रीजंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिकंस्ट्रक्शन के क्या क्या कारण हैं, उन्हें हमें ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। रिकंस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है जिस वजह से हमें रिकंस्ट्रक्शन, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है, उसे चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो जो फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं बिजनेस को या पार्टनरशिप फर्म को, उसे हम क्या कहते हैं? रीजंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हियर वी आर द फर्स्ट वन, बाय एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखो, बिजनेस में क्या होता है, कई बार हमें नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ता है। अब जब नया पार्टनर धंधे में एडमिट होगा तो ऑब्वियसली जो पुराने साझेदार होंगे, पुराने पार्टनर्स होंगे, उनको वही का वही प्रॉफिट नहीं मिलेगा, या फिर उनका जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो सेम टू सेम रहने वाला नहीं है, बिकॉज देयर इज वन मोर पर्सन हु एंटर इन द बिजनेस। क्योंकि वहाँ पर बिजनेस में एक और आदमी क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। और जब कोई पर्सन बिजनेस में एंटर होता है तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो सिनेरियो है, आपकी जो वर्किंग पैटर्न है, वो सब क्या हो जाती है? इफेक्ट करती है। और अफेक्ट होगा मीन्स देयर विल बी सम चेंजेस इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। राइट, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड, by admission of a new partner. Similarly, the second one is given by retirement of an old partner. रिटायरमेंट, अब देखो, अब हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन होते हैं तो पार्टनर्शिप एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ज़्यादा लंबी नहीं चलती। इट इज़ नॉट लाइक एज लार्ज एज अ कंपनी। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वेयर वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट द लॉन्गेस्ट जो फॉर्म है वो कंपनी है। राइट, लेकिन जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकाकी पेड़ी है, जहाँ एक ही मालिक होता है, उनकी जो टर्म होती है, उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, एक टाइम लिमिट होती है पार्टनरशिप फर्म की या सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो लॉन्ग रन में काम नहीं आ सकती, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस उन्हीं लोगों के ऊपर टिका हुआ होता है। तो अगर वो वहाँ से हटते हैं तो बिजनेस में उसका बड़े पैमाने पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हियर द सेकंड पॉइंट इज बाय द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। अब देखो, बिजनेस में कोई पार्टनर निकल जाएगा तो उसके जो रिप्लेस में नया पार्टनर लाने में हमें टाइम लगेगा। पहली वस्तु तो वो तो बिजनेस इफेक्ट होगा, और जब वो पार्टनर वहाँ से निकलेगा तो उसके रिप्लेस में जो दूसरा पार्टनर आएगा, या फिर जब तक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं करते तब तक मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम अ बिजनेस, मानो कि मैं बिजनेस से क्या कर रहा हूँ? रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो मेरी जो रिप्लेस वैल्यू है वो दूसरा व्यक्ति जब तक नहीं आएगा तब तक पूरी होने वाली नहीं है। अगेंस्ट विच अगर कोई पार्टनर मेरी रिप्लेस वैल्यू को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, अपने काम के साथ साथ मेरा काम भी कर रहा है, सो व्हाट? सो
सो देयर इज अ वो जो व्यक्ति है, जो पार्टनर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर अप कर रहा है, उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो क्या वर्किंग पैटर्न है, वर्किंग आवर्स हैं, या जो लाइबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसके मन में ये ख्याल तो आने वाला है कि आई एम डूइंग मोर वर्क देन अदर्स सिमिलरली, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होगा कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बाई डेथ और मेंटली डिसऑर्डर ऑफ एनी पार्टनर, देखो रिटायरमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड डेथ इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, दोनों को इक्वल ले सकते हैं कि दोनों कंडीशंस में पार्टनर काम नहीं करेगा। रिटायरमेंट में ये होता है जैसे वी हैव ज्वाइन इन अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म में जुड़ते हैं। एक टाइम आता है वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ से रिटायर हो जाना पड़ता है, कि एज लिमिट होती है लाइक दैट। लेकिन डेथ होना इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन दोनों सेम हम बोल सकते हैं कि दोनों कंडीशन में पार्टनर काम नहीं करता है। लेकिन जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी और मेंटली डिसेबल हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मेंटली डिसेबल मतलब पागल। अब वो इस तरह से अगर पागल हो गया है तो अब ऑब्वियसली अ पर्सन हु इज मेंटली डिसेबल कैन नॉट take any kind of decision in anywhere, whether it is a partnership firm, a company, a sole proprietorship or anywhere else, है ना। तो उसको हम जो लीगली है, लीगल प्रोसीजर के तहत उसको हम एक लीगल पर्सन मानते ही नहीं। तो जब वो डाइड हो जाएगा या सपोज वो मेंटली डिसऑर्डर हो गया उसका, तो उसके रिप्लेसमेंट उसका जो काम है वो कोई सेकंड पर्सन करेगा, है ना। या फिर उसकी जो रिप्लेस खाली होगी, तो जब तक खाली रहेगी तब तक उसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होगा, उसके हिस्से का प्रॉफिट उसको तो नहीं देने वाले, क्योंकि वो धंधे से निकल चुका है या मर चुका है, राइट। तो बाकी दूसरे पार्टनर्स के प्रॉफिट में क्या होने वाला है, उसमें डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेगा। सो ये भी कारण हो सकता है। अनदर फॉर बीइंग एन इंसॉल्वेंटी ऑफ एनी पार्टनर। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है नादार। नादार मतलब दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या होता है, तो जब मैंने आपको पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ाना शुरू किया था फ्रेंड्स, मैंने आपको तभी कहा था कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड इन द सेंस कि उन्हें अपने घर की प्रॉपर्टीज़ को बेचकर भी अपनी जो पर्सनल लायबिलिटीज़ हैं वो चुकाना पड़ता है उन लोगों को। अगर सपोज करो कि किसी एक साल बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया एंड वी हैव सर्टेन लायबिलिटीज इन द मार्केट और हमने फर्म खोल के रखी पार्टनरशिप फर्म, तो सब पार्टनर्स के पास इतना पैसा है कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचकर भी क्या कर रहे हैं, वो लोग अपनी लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं। और मैं एक ऐसा पार्टनर हूँ जिसके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी मेरी लायबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इन सच केसेस वो सामने वाली पार्टी जिसने मुझसे पैसा लेना है, क्लेम करना है, वो क्लेम करेगी, पुलिस केस करेगी, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। और कोर्ट जब फाइंड आउट करेगा कि रियल में इस व्यक्ति के पास कोई एसेट्स हैं जो मैंने छुपा के रखी हैं या जिनको बेचकर उस थर्ड पार्टी को जो लायबल है, जो लेने के लिए जिम्मेदार है, उसको दे सकते हैं अपन कि नहीं दे सकते। तो जब कोर्ट फाइंड आउट करेगी कि रियली ये बंदे के पास अब कोई प्रॉपर्टी बची हुई नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी थी उसने बेच के अपनी लायबिलिटी पे करने की कोशिश करी है, तो गवर्नमेंट वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू करती है इन विच गवर्नमेंट इशूड और द जज राइट्स दैट दिस पर्सन इज कम्प्लीटली इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया है, अब इसके पास से कोई पैसा लेने के लिए निकलता या फिर निकलता भी होगा तो देने के लिए बाध्य नहीं है। उसकी कंडीशन इन फ्यूचर अच्छी हो जाएगी, देन ही मे पे, बट एट राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम। दैट इज मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो दिस इज वन मोर, द लास्ट वन, देन वन पार्टनर वर्क्स मोर कंपैरेटिवली अदर वंस। दिस इज द मोर this is the topic which creates more pressure to change the profit and loss ratio in certain business. What happen, कभी कभी क्या होता है, बिजनेस जब हम ज्वाइन करते हैं पार्टनरशिप में इमोशनली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, और इतने अटैच होते हैं कि भाई चलो इस प्री डिसाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना रख करके हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जस्ट वी आर पार्टनर्स तो 50-50 कर लेंगे। लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अब ये तो फिक्स है कि दोनों जो पार्टनर्स हैं वो सेम वर्कआउट नहीं करते होंगे। कोई एक पार्टनर ज़्यादा वर्कआउट करता होगा, वर्कआउट ज़्यादा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका मार्केट में नाम ज़्यादा होगा, सब तरह से वो क्या होगा, दूसरे पार्टनर की कंपैरिजन में ज़्यादा चढ़ जाता होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मार्केट में उसका नाम होगा, एवरीथिंग ही हैज़। बट
कुछ समय के बाद, कुछ टाइम स्पेंड होने के बाद वो पार्टनर के मन में ये रियलाइज होगा दैट आई एम वर्किंग मोर, आई एम मोर इफिशिएंट, आई एम मोर powerful than the other partner, but still when there is a time of getting sharing profit, he shares equal to me. तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगेगी, या फिर वो जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर है उसको अच्छी नहीं लगेगी, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसके मन में खटकती रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने मन की बात को दूसरे पार्टनर से क्या करेगा, शेयर कर देगा। और जब वो शेयर करेगा और दूसरा पार्टनर इस चीज़ से अवेयर होगा कि दैट आई एम डूइंग लेस वर्क कंपैरेटिवली टू द दैट अदर पर्सन, तो वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करते हैं। बस सपोज सामने वाला भी इतना कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं तेरे जितना काम करता हूँ, तो वहाँ पर आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ हद तक सामने वाले पर्सन को इतनी एहसास होता है कि दैट ही इज डूइंग लेस वर्क कंपेयर टू अदर पार्टनर, सो वो एग्री करता है कि हाँ देयर शुड बी चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट आर द रीजंस। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन वजह से हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनरशिप में रिकंस्ट्रक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करने की नौबत आती है, ये हमने देखा। अब इन द नेक्स्ट टॉपिक हम आपके साथ आएंगे, उसमें ऐसा स्पेसिफाई किया गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होने से बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।